लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था और इसके सारे स्टेप्स को हमने डिटेल स्टडी किया था और आप लोगों ने इसका बहुत अच्छे से आंसर दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब हम लोग आगे जानेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि वाई डू वी गेट हिकअप्स, मतलब हम लोग को हिचकी क्यों आती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना तो उस समय हिचकी आ जाती है, तो वो क्यों आती है, इसका रीज़न हम लोग जानेंगे। देखिए, जो विंड पाइप जो होता है, जो कि हमारे नोस्ट्रिल से हमारे लंग्स तक कनेक्टेड होता है, जो कि एयर को वहाँ तक ले जाता है, और जो हमारा फूड पाइप होता है, दोनों का लंग्स तक जाने का एक कॉमन रास्ता होता है। ठीक है। तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय सिंस ये रास्ता कॉमन होता है, वो एडजेसेंट होता है, एक दूसरे से जुड़ा होता है, तो खाना खाते वक्त खाना उसमें चला ना जाए, इसीलिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस समय एक ब्रिज बन जाता है उस विंड पाइप पे, जो कि खाने को उस विंड पाइप में गिरने से बचाता है और डायरेक्टली जो है हमारे स्टोमक तक जाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम लोग खाते वक्त ज़्यादा हंसते हैं, ज़्यादा बात करते हैं और ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर ज़्यादा हिलते डुलते हैं, तो वो जो विंड पाइप के ऊपर जो कवर, जो ब्रिज बना होता है, वो हमारे विंड पाइप को अच्छे से कवर नहीं कर पाता है। तो फूड का कुछ पार्ट उस विंड पाइप में चला जाता है, जिससे वो उसमें जा कर के चोक हो जाता है, मतलब फंस जाता है, जिसकी वजह से हम लोग हिचकी हम लोग को आने लगती है। ठीक है। अगर हम लोग जल्दी जल्दी में खाना खाएं तो उस केस में भी ये होता है कि जल्दी जल्दी खाएं तो बाय मिस्टेक वो ढक नहीं पाता है विंड पाइप वाला जो एरिया होता है, जिस तो उस केस में क्या होता है कि खाना जो है विंड पाइप में गिर जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को हिचकी आती है उस खाने के फंस जाने की वजह से। तो इसका यही बचने का तरीका है कि जब हम लोग खाना खाएं तो उस समय जो है वो आराम से खाना चाहिए और खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, तो हम लोग को हिचकी नहीं मतलब हिचकी से हम लोग बच सकते हैं। और हिचकी आते वक्त प्रॉब्लम होती है, खाना फंस जाता है तो बेचैनी सी होने लगती है, फिर सांस फूलने लगता है, कभी कभी इन द केस होता है ऐसा। लेकिन फिर भी हिचकी से बचने का यही तरीका है कि आप लोग या फिर कोई भी इंसान जब खाना खाए तो उसको अच्छे से अच्छे से ढंग से चबा करके शांति से उस समय कोई एक्टिविटी ना करे, हो सके तो इससे हिचकी से बचा जा सकता है। फिर हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है टीथ। हमारे टीथ के कुछ स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं यहाँ पे। हम लोग जब खाना खाते हैं तो मैंने बताया था ना कि खाना जो है उसको ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है, टूटना ज़रूरी है। तो खाना का जो टूटना होता है वो हमारे माउथ में ही कुछ परसेंटेज उसका टूट जाता है, फिर जाके हमारे स्टोमक में बाकी वो काम होता है। लेकिन फर्स्ट स्टेज उस टूटने का जो होता है हमारे माउथ में ही होता है। कैसे हम लोग उस फूड को तोड़ते हैं अपने टीथ के द्वारा। तो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ्स होते हैं, जैसे कि इंसिजर, कैनिन, प्री मोलर एंड मोलर। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है। तो इनका क्या वर्क होता है, ये हमारे माउथ में कहाँ पे होते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो जो इंसिजर्स होते हैं, ये फ्रंट के जो ये चार टीथ्स हैं वो हैं। फिर कैनिन जो होते हैं इन दोनों के साइड होते हैं, एक कैनिन इधर एक कैनिन इधर। फिर प्री मोलर्स जो होते हैं, एक प्री मोलर इधर एक प्री मोलर इधर। फिर मोलर्स जो होते हैं, तीन इधर और तीन इधर। अब इनका क्या काम होता है। जो इंसिजर्स होते हैं वो चीजल के शेप में होते हैं, मतलब छेनी तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसके शेप में होते हैं। इनका काम होता है फूड को कट करना। ठीक है। इनका काम होता है फूड को कट करना। हमारे माउथ में 4 इंसिजर्स होते हैं। फिर कैनिन्स जो होते हैं ये जो है थोड़े नुकीले होते हैं। ये फूड को तोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। अगर कोई फूड को छेद करके उसको फाड़ना है तो उसमें यूज़ होते हैं, सिंस ये नुकीले होते हैं इसीलिए। फिर जो नेक्स्ट होता है वो प्री मोलर्स होते हैं। प्री मोलर्स का क्या फंक्शन होता है। प्री मोलर्स जो होते हैं वो उस फूड फूड को चबाने और उसको पीसने का काम करते हैं, उसको पीस देने का काम करते हैं। हमारे माउथ में 4 प्री मोलर्स होते हैं और जो मोलर्स होते हैं वो भी सेम यही काम होता है, लेकिन इनका सरफेस एरिया ऊपर का जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि
और आसानी से इसको करते हैं। तो सबका डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। अब जो है जनरली ह्यूमंस के 32 टीथ्स होते हैं, 16 ऊपर और 16 नीचे, 4 इंसिजर्स, 2 कैनिन्स, 4 प्री मोलर्स एंड 6 मोलर्स। ये हो गए 4 to 6 और 4 10 और 6 16। तो 16 नीचे 16 ऊपर मिला के हो गया 32। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होता है। देखिए, मिल्क टीथ जब बच्चे होते हैं तो उनका वो बचपन से एक टीथ निकलता है जो कि उनका 6 से 8 साल तक वही टीथ चलता है। जब वो 6 से 8 साल के होते हैं तो वो टीथ गिर जाते हैं और नए टीथ आ जाते हैं। तो जो बचपन से वो टीथ होता है वो मिल्क टीथ होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। और फिर जब बच्चे 6 से 8 साल के हो जाते हैं तो वो टीथ गिर के नया टीथ निकल जाता है, नए दांत आ जाते हैं जो कि बुढ़ापे तक रहते हैं। फिर बुढ़ापे में जो गिरते हैं वो वापस नहीं आते हैं, लेकिन 6 से 8 साल के बाद जो टीथ गिरते हैं वो बुढ़ापे तक चलते हैं। तो यही होता है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ बचपन से लेके 6 से 8 साल तक, फिर उसके बाद वो गिर जाते हैं। फिर नए जो टीथ आते हैं वो होते हैं परमानेंट, वो परमानेंट रहते हैं, हमारे थ्रू आउट लाइफ चलते हैं। फिर आता है टूथ डिके। टूथ डिके जानने से पहले हम लोग टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे है फर्स्ट जो लेयर है वो है एनामेल, दूसरा जो लेयर है वो है डेंटाइन, फिर जो तीसरा जो लेयर है वो पल्प कैविटी जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब उसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स जहाँ आ गए वहाँ अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो पेन होगा। यहाँ पे भले पेन ना हो, यहाँ पे पेन ना हो, लेकिन जहाँ नर्व्स आ गए वहाँ पेन होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो। और ये है मसूड़ा, गम। तो जब हम लोग ब्रशिंग अच्छे से नहीं करते हैं या फिर अपने माउथ को अच्छे से साफ नहीं रखते हैं, समय टू समय फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, तो होता ये है कि हमारे फूड जो हम लोग खाते हैं वो उस पर छूट जाते हैं, जिससे वहाँ पे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि उसमें कैविटी कर देते हैं, मतलब होल कर देते हैं। होल करते करते वो पहुंच जाते हैं पल्प कैविटी के पास। देखिए यहाँ पे होल कर रहे हैं, यहाँ पे होल होना स्टार्ट हुआ है, ये पहुंच गए पल्प कैविटी के पास। अब यहाँ पहुँचे, यहाँ कोई डैमेज करेंगे तो जाहिर सी बात है पेन होगा, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, तो पेन होगा। हम जो नाखून काटते हैं तो पेन क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाखून में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ पे ब्लड वेसल है वहाँ तो पेन होगा। तो इसीलिए टूथ डिके से बचने का यही तरीका है कि हम लोग अपने माउथ को एटलीस्ट 2 टाइम्स अ डे ब्रश करें, उसको खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करें। फिर उसके बाद कुल्ला करने से ये फ़ायदा होगा कि जो हम लोग खाने का जो लेफ़्ट ओवर हमारे माउथ के ऊपर छूट गया होगा वो धुल जाएगा, जिससे बैक्टीरियाज आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब जो टूथ डिके होता है वो मेनली ज़्यादा मीठा खाने की वजह से होता है, जैसे स्वीट मिठाइयाँ, उसके बाद चॉकलेट्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब खाने से टूथ डिके होता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए गए हैं जिसको हम लोग को लेने हैं अगर हम लोग को टूथ डिके से बचना है। तो हम लोग को अपना माउथ अच्छे से धोना चाहिए, उसके बाद से हम लोग को मीठा खाने से बचना चाहिए, बिकॉज शुगर और बैक्टीरिया बनाते हैं एसिड जो कि हमारे टूथ को डिके कर देता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है टंग। टंग हमारे बहुत काम आता है, जैसे फूड को टेस्ट करने में, फूड को फूड पाइप में भेजने में, या फिर बोलने में। ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं टीथ के, और टीथ के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे ये पार्ट जो है वो बिटर टेस्ट के लिए, ये पार्ट सॉर टेस्ट के लिए, और ये पार्ट जो है वो साल्टी और स्वीट टेस्ट के लिए है। हमारे टीथ पे बर्ड्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे निकले हुए बर्ड्स होते हैं जो कि टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हम लोग कोई भी मीठा चीज़ खाते हैं तो जब इस पार्ट के बर्ड पे पड़ता है तो सॉरी इस पार्ट के बर्ड पे पड़ता है तो मीठे का एहसास हो जाता है। फिर अगर कुछ तीखा खाते हैं तो इस पार्ट के बर्ड पे पड़ता है तो उसका एहसास हो जाता है। जैसे most taste bud at the front of tongue detect
स्वीट एंड साल्टी टेस्ट। हाँ, जैसे मैंने बताया कि यहाँ के जो बर्ड्स होते हैं वो स्वीट एंड साल्टी डिटेक्ट करते हैं, यहाँ के जो बर्ड्स होते हैं वो सावर डिटेक्ट करते हैं, और यहाँ के जो बिटर डिटेक्ट करते हैं। तो टंग का यही फंक्शन होता है। टंग क्या काम में आता है? टंग जो है पहला काम, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग सलाइवा विथ फूड ड्यूरिंग चिविंग। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो जो हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा सिक्रीट करते हैं, जिससे फूड जो है वो वाटर सॉल्यूबल बन पाता है। तो टंग जो है उस फूड को उस सलाइवा में मिक्स होने में हेल्प करता है। मिक्स होगा तभी तो वाटर सॉल्यूबल बनेगा। फिर फूड जो है वो जो टंग है हमारे फूड को स्वेलो करने में, निगलने में हेल्प करता है, ताकि वो फूड पाइप तक जा पाए। जैसे हम लोग फूड को चबाते हैं फिर उसके बाद निकल जाते हैं, तो वो इसमें हेल्प करता है। फिर टेस्ट में हेल्प करता है, फिर बोलने में हेल्प करता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फूड हो गए। तो अगर कोई पूछेगा कि टंग का क्या फंक्शनिंग ऑफ टंग हो गए, तो कोई अगर पूछेगा कि फंक्शनिंग ऑफ टंग क्या होता है, तो आप लोग इन 4 टॉपिक में से एटलीस्ट 3 भी मेंशन कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर अगला जो टॉपिक है वो है डायरिया। इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, DIARRHOEA। इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत लोग डायरिया की स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। फिर डायरिया होता क्या है? द कंडीशन इन विच पर्सन पासिस आउट वाटरी स्टूल्स फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड डायरिया। जब कोई पर्सन अपने स्टूल्स जब टॉयलेट जाता है तो उसका जो स्टूल होता है वो वाटरी फॉर्म में होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं डायरिया। तो इस प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमारे बॉडी का मोस्ट ऑफ द वाटर उसकी इसमें लूज़ हो जाता है, जिससे हमको वीकनेस होने लगती है, हमको बुरा फील होने लगता है, हमारा जो है वो सिचुएशन ख़राब हो जाती है। वीकनेस तो ख़ास तौर पे फील होती है। डायरिया के क्या रीजंस है? फूड पॉइजनिंग, या फिर इनडाइजेशन, खाना ना पचा हो उस केस में होता है, या फिर ये इन्फेक्शन है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं। ये चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, और हमारे कंट्री में चिल्ड्रन की डेथ का ये एक मेजर रीज़न है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अगर उनकी बॉडी से वाटर ज़्यादा लूज़ हो जाए तो वो नहीं सह पाएंगे। हम लोग जो है वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो हम उतना सह लेते हैं, अगर हम लोग टाइम पे अगर इसका इलाज करवा लें तो। अगर हम लोग भी इसका इलाज नहीं करवाएंगे तो हमारे लिए भी खतरा हो सकता है। तो डायरिया से बचने का एक तरीका है, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट इन वाटर इज कॉल्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। इसको अगर हम लोग टाइमली लेते हैं तो ये हम लोग को डायरिया से बचा सकता है। और जिस कंडीशन में हमारे बॉडी का वाटर लूज हो जाता है उस कंडीशन को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे है द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड। मतलब डिहाइड्रेशन मतलब क्या? वाटर का लूज होना। द डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी कैन बी प्रिवेंटेड ड्यूरिंग डायरिया बाय गिविंग ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS रेगुलरली टू द पेशेंट। मीनवाइल ए डॉक्टर शुड बी कॉल्ड इन फॉर गिविंग मेडिसिन टू क्योर द कॉज ऑफ डायरिया। डायरिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में तो चलिए भाई ठीक है, अगर आपने समय से दवा लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने दवा नहीं लिया, ORS नहीं लिया और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन नहीं लिए, तो ये आपके बॉडी के सारे वाटर को लूज़ कर देगा, और फिर केस बहुत डेंजर हो सकता है। एट द वर्स्ट केस मतलब बुरे से बुरे सिचुएशन में डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं सम एनिमल्स ईट ग्रास एज फूड। बहुत सारे हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउस, बफेलोज, गोट, शिप, डियर, एंटीलोप एंड जिराफ, ये सभी घास खाते हैं। तो घास जो है वो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, जिसको पचाने के लिए वो हमसे नहीं पचेगा, जिसको पचाने के लिए उसको मोर टाइम्स चबाना पड़ता है। जैसे आप लोग देखते हैं गाय जो है हमेशा मुंह चलाते रहती हैं ताकि वो उसको पचा सकें। द सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ग्रास कैन बी डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। ये जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्रास में होता है वो सर्टेन बैक्टीरिया है उसको पचा सकते हैं, जो सिर्फ कैटल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे काउस, बुफेलोज, गोट, शिप, डियर, इन सभी में प्रेजेंट होते हैं। हमारे अंदर वो नहीं होते हैं। अब हम लोग जानेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है।
तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अभी हम लोगों ने जो टर्म्स जाने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इससे कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा और इससे क्वेश्चंस मैं अराइज करके आप लोग को दूंगा। ओके, अगर आप लोगों ने बुक नहीं लिया तो जाकर के बुक ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।